हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल पोडेकर। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा बिजनेस मैनेजमेंट इस कोर्स का थर्ड चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। ये शुरू करने से पहले मैं ब्रीफ आपको देना चाहूँगी अपने पहले दो चैप्टर्स का, एकदम शॉर्ट में देना चाहूँगी। हमारा बिजनेस मैनेजमेंट ये कोर्स है जिसमें हम बिजनेस को किस तरह से मैनेज किया जाता है इस बारे में पूरा कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, जिसके हमारे दो चैप्टर्स आपने पढ़े। पहला चैप्टर जिसमें हमने मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, एक मैनेजर बिजनेस के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है, मैनेजमेंट के लेवल्स और उसकी नीड के बारे में डिटेलिंग किया। सेकेंड चैप्टर जो हमने लिया वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन मतलब प्लानिंग के बारे में था, जिसमें आपने प्लानिंग किस तरह से इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स अंडर प्लानिंग, ये सभी चीज़ें हमने डिटेलिंग की, जिससे आप आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट प्लान बना सके और उस पर किस तरह से वर्क किया जाता है ये जान सके। अभी हम शुरू करेंगे अपना थर्ड चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग। चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। आज हम ले रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट इस कोर्स का चैप्टर 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड की मैनेजमेंट फंक्शन आफ्टर प्लानिंग विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, अरेंज resources and incorporate the two in such a way which help in the achievement of objective. It involves deciding the ways and means with which the plan can be implemented. Means organizing क्या है? This is the second function of management. On the basis of this function, we coordinate the human efforts. जो हमारा मैन पावर हमारी कंपनी में वर्क कर रहा है, हमारे बिजनेस में वर्क कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग में हम उन सभी ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक, मीन्स हमारा जो ह्यूमन एफर्ट, हमारे जो मैन पावर है उनको हम कोऑर्डिनेट करते हैं इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू। एंड अरेंज रिसोर्सेस, और हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं। ठीक, मतलब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन अगर हम उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो वो हमें सही रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए अंडर दिस फंक्शन वी ऑर्गेनाइज अवर ऑल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी अचीव मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम रिसोर्सेज। सो एंड आगे लिखा भी है इसमें कि एंड इनकॉर्पोरेट द टू इन सच अ वे विच हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिससे हम हमारे ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव कर सकें। ठीक, मीन्स ऑर्गेनाइजिंग हमारे सारे ह्यूमन एफर्ट्स, हमारे रिसोर्सेज, इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द वे एंड मीन्स विथ विच द प्लान कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इसमें हम प्लान को जब इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी प्लानिंग के थ्रू, तो ये हमें बताता है, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द वे, कि हम किस तरह से उस पर काम करें, एंड मीन्स, और किस मीन्स के थ्रू, मतलब किन साधनों के थ्रू हम अपने गोल को अचीव करें, ये बताने में ऑर्गेनाइजिंग हमारी मदद करता है। ठीक, सो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग क्या है? हमारे सारे ह्यूमन एफर्ट्स, हमारे सारे रिसोर्सेज, उनको कंप्लीट करके उनको इनकॉर्पोरेट करके हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग में फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता होती है? तो सबसे फर्स्ट जो है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, मीन्स वर्क इज असाइंड टू द एम्प्लॉई हु इज स्पेशलाइज्ड इन दैट वर्क। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजिंग की क्या है कि ये वर्क को डिवाइड करता है। ठीक है, मीन्स हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हमारे बिजनेस में वर्क करते हैं, उनके कामों को हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, उनके वर्क को हम प्रॉपरली डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। हर एक का जो भी स्पेशलाइजेशन है काम करने का,
उसमें हम उस काम को डिवाइड करते हैं। ठीक, जो वर्कर, जो एम्प्लॉय जिस वर्क में परफेक्ट है, जिस काम का उसका स्पेशलाइजेशन है, वो वर्क उसको ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम डिवाइड करते हैं, जिससे हमें उन स्पेशलाइज्ड पर्सन का प्रॉपर हम यूज कर सकें। दिस इज द मैन पावर प्लानिंग। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन। Different members of the organization are given different tasks to perform. When all the tasks are put together logically and sequentially, it results in the objective. So coordination is required. ठीक है, मीन्स ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जितने भी अलग अलग वर्क को हमने डिफाइन किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनके सभी के टास्क को लॉजिकली हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है और उनको उनका सीक्वेंस भी डिसाइड करना है, जिससे क्या होगा कि हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। इट रिजल्ट इन द ऑब्जेक्टिव। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो हमें उन सभी ह्यूमन एफर्ट्स को, जो भी काम हमने डिवाइड किया है, उसको हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस देना पड़ेगा, उसको प्रॉपर लॉजिक के साथ डिफाइन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जिससे हम हमारे रिजल्ट्स तक पहुंच सके, रिजल्ट्स को अचीव कर सके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी ऑब्जेक्टिव नीड टू बी स्पेसिफिकली डिफाइंड। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजिंग की क्या है कि ये सभी ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिकली डिफाइन कर देता है। ठीक है, मतलब हर एक का काम क्या है, उसके वर्क का क्या ऑब्जेक्ट है, ये वो स्पेसिफिकली सबको डिफाइन कर देता है। देन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर। फॉर एन इफेक्टिव अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर, द पोजिशन ऑफ ईच मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव इज स्पेसिफाइड एज पर द डिग्री ऑफ अथॉरिटी and responsibility assigned to them while performing the duties. Means हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजिंग में है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिसको जितना ही अथॉरिटीज प्रोवाइड करेंगे जिस भी एम्प्लॉय को, उसको उसके साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देनी है। मीन्स ये फंक्शन हमें ये दिखाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रॉपर रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना है कि अगर आपके पास ये अथॉरिटी है तो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको यूज करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशन है वो यहाँ पर हमको ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू डिफाइन करना होता है। ठीक, मतलब जिसको जितनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ है उतनी ही ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। And third characteristics is communication. The techniques, flow and importance of communication must be known to all the members. ठीक, ऑर्गेनाइजिंग की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कम्युनिकेशन। कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मेंबर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, उन सभी में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनमें प्रॉपर फ्लो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से कोई भी चीज़ एक फ्लो के थ्रू कम्युनिकेट होगी। ठीक, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग अभी आपको समझ गया है कि ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या है, सभी एफर्ट्स को, ह्यूमन एफर्ट्स हो, रिसोर्सेस हो, उन सभी को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, और उसके बाद हम उसके थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं ये आपने देखा। अभी हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग अगर हमें करना है तो उसकी क्या प्रोसेस होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहला काम क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बिगिंस विथ आइडेंटिफाइंग द वर्क एंड डिवाइडिंग देम एज पर द प्लान। सबसे पहला काम हमें ऑर्गेनाइजिंग में ये करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है हर एक का काम, और उस काम को, उस प्रॉपर पर्सन को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू प्लान। हमने जो भी प्लानिंग की है अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, उस प्लान पर काम करते हुए हमें वो वर्क सभी एम्प्लॉय में प्रॉपरली क्या करना है, डिवाइड करना है। और हमने अभी ऊपर देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो डिवाइडेशन ऑफ वर्क है वो अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने वर्क डिफाइन कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद
departmentalization. After classifying the work into different activities, and the activities having a similar nature are grouped together. मीन्स क्या करना है, आपने वर्क को डिफाइन कर दिया, उनकी एक्टिविटी को डिफरेंट कर दिया. अभी आपको क्या करना है, जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज है उनका एक ग्रुप तैयार करना है. ठीक है, मतलब जैसे हमने देखा है बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, एचआर से रिलेटेड वर्क को एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपना वर्क परफॉर्म करेगा. तो सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. मीन्स पहले आप वर्क को डिवाइड कीजिए और उसके बाद आप सिमिलर नेचर के वर्क का प्रॉपर ग्रुप कीजिए. मीन्स प्रॉपर डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड कीजिए. असाइनमेंट ऑफ द टास्क. आफ्टर द, ये थर्ड स्टेप है या थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज आर असाइन द जॉब एज पर देयर स्किल, क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसीज. मीन्स जब आपके डिपार्टमेंट डिफाइन हो गए, आपके डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो गए, इसके बाद आपको थर्ड काम क्या करना है कि हर एक एम्प्लॉय को उसका जॉब असाइन करना है. ठीक, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी. वो जिस तरह के वर्क को परफॉर्म करने में परफेक्ट है, जिस तरह के वर्क को परफॉर्म करने में वो कंफर्टेबल है, उस तरह का वर्क, उसकी स्किल को जज करके आपको उसके क्वालिफिकेशन को देखकर आपको वो वर्क उसको असाइन करना है. देन उसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वर्क इज नॉट ऑल. द एम्प्लॉई मस्ट बी अवेयर ऑफ whom they have to report and who can give them orders. ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मीन्स फोर्थ स्टेप ऑर्गेनाइजिंग की क्या है कि आपने वर्क डिफाइन कर दिया उनके स्किल के अकॉर्डिंगली. अब हर एक एम्प्लॉयज को ये पता होना चाहिए कि उसको किसको रिपोर्टिंग करना है. मीन्स एक हायरार्की, उसको एक स्टेप बाय स्टेप लेवल पता होनी चाहिए कि उसको किस प्रोटोकॉल के थ्रू कोई भी मैसेज या कोई भी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, वो किसको आंसरेबल है, ये उसको पता होना चाहिए. उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, मुझे कौन ऑर्डर देगा, ये सभी क्लियर उनको होना चाहिए. ठीक, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली वर्क को परफॉर्म करने के लिए, सक्सेसफुल रिजल्ट अचीव करने के लिए दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एम्प्लॉय में कंफ्यूजन है, ठीक, एक फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय को कुछ आपने वर्क दिया हुआ है लेकिन वो आपको आंसरेबल ही नहीं करता, तो वो आपके वर्क को परफॉर्म नहीं करेगा. आपको लगेगा कि आपका काम हो जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन फिर जब समय आता है तब वो एम्प्लॉय आपको बोलेगा कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, तो आपका वर्क परफॉर्म नहीं होगा. इसीलिए हर एक एम्प्लॉय को क्लियर होना चाहिए कि वो किसको आंसरेबल है और किसके ऑर्डर्स को उसे फॉलो करना है, किसको उसको वर्क का रिपोर्टिंग देना है. अगर इसमें कंफ्यूजन है, एम्प्लॉय क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते. इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इसीलिए हायरार्की बिल्कुल क्लियर होनी ज़रूरी है. प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज टू द मेंबर्स. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अरेंजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, material, supplies and machine etc. which are important to carry out day-to-day operations of the organization. Provision of resources to the members means हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है ऑर्गेनाइजिंग में, हमारे जितने भी सारे रिसोर्सेस हैं उसको वो हमारे कंपनी में आने के लिए, हमारे कंपनी में सारे रिसोर्सेज अगर हम अवेलेबल चाहते हैं तो हमें उसके लिए प्रोविजंस करना जरूरी है. चाहे वो मनी हो, मनी से रिलेटेड अरेंजमेंट हो, चाहे मटेरियल से हो या सप्लायर से हो, हमें उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखना है. हमें हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को प्रॉपरली रन करने के लिए ये सारे रिसोर्सेज के अरेंजमेंट्स होने चाहिए. प्रोविजंस ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, अगर हमें इसका अरेंजमेंट नहीं है तो किसी भी स्टेप पर हमारा वर्क क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का लॉस हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है.
इसीलिए हमें इस प्रोसेस में इस स्टेप को भी बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखना है कि हमारे जितने भी सारे रिसोर्सेस हैं उसका हम प्रॉपर अरेंजमेंट करें। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स एंड शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटी। द फाइनल स्टेप टू दिस प्रोसेस इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स and scheduling the activities in a logical and systematic manner so that the common objective can be achieved effectively। और फाइनल स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजिंग का कि अगर हम जो भी हमने एफर्ट्स लिए हैं उसमें प्रॉपर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जितने भी आपने वर्क डिवाइड किया, डिपार्टमेंट बनाए, स्किल के अकॉर्डिंगली जॉब असाइन किए, एक हायरार्की वहाँ पर डिफाइन की, सब आपने किया, लेकिन अगर इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, आपने प्लान तो बना लिया लेकिन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने एम्प्लॉयज़ तो हायर कर लिए लेकिन उनको हायर करने के बाद उनके स्किल को जजमेंट नहीं किया, उनको वर्क प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। ठीक, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा किसी भी वर्क का तो आपको प्रॉपर आपके जितने भी एफर्ट्स है उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट हमारा फाइनल फंक्शन यही, फाइनल स्टेप यही रहेगा ऑर्गेनाइजिंग का कि हम जितने भी एफर्ट्स लेंगे उसको क्या करना है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना है और सारी एक्टिविटी को क्या करना है, शेड्यूलिंग करना है प्रॉपरली एंड लॉजिकली और सिस्टमेटिकली, जिससे क्या होगा, हम हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिकल मैनर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो हम हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स हमें फॉलो करनी है अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है इसका एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग का पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि हम अपने वर्क को क्या कर सकते हैं, एक स्पेशलाइज पर्सन को असाइन करके उस स्पेशलिस्ट की सर्विसेज हम हमारे बिजनेस में ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब सिस्टमेटिकली amongst the workforce. Organization will get the benefit of specialization wherein workers will perform specific work on a regular basis according to their competency. ठीक है, मीन्स ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है कि हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क को क्लासीफाई करते हैं, उस स्पेशलिस्ट जो उस वर्क का है उसको वो वर्क असाइन करते हैं, जिससे एक स्पेशलिस्ट की सर्विसेज हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और जब एक स्पेशलिस्ट की सर्विसेज हम अचीव करेंगे तो हमें ज़रूर एक प्रॉपर रिजल्ट्स वो प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा परफॉर्मेंस देकर हमारे ऑब्जेक्ट को वो अचीव करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज रिसीव द सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन। सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज डिस्क्राइब वर्क रिलेशनशिप। द डेफिनेशन ऑफ वर्क रिलेशनशिप describe the flow of communication. This is most important, flow of communication. This remove confusion and chaos in getting orders and instructions. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया स्टेप्स में कि डिस्क्राइब द वर्क रिलेशनशिप, मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होगा, उसकी हायरार्की क्या होगी, किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, किसको रिपोर्ट करना है, ये प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए स्ट्रक्चर, जिससे क्या होगा कि सही एक अच्छा रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होगा बिजनेस में, जिससे आप प्रॉपर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंस यही है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन बेस्ड मैन पावर हो, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज हो या मटेरियल रिसोर्सेज हो, हम सभी रिसोर्सेज का बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ भी तरह का वेस्टेज यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज
adaptation to change. Organizing process help the organization to survive and adopt the changes. एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग में कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमें किस लिए मदद करती है, सर्वाइव एंड अडॉप्ट द चेंजेस। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम हमारे सभी तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक, अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, प्रॉपर मैन पावर आपके पास है, प्रॉपर रिसोर्सेज को आपके पास अरेंज करके रखा है, तो अगर किसी भी तरह की कोई सर्कमस्टांसेस आती है, कोई चेंज आता है मार्केट प्लेस पर, तो आप उसे इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव रख सकते हैं। ठीक, अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं है, आपका वर्क प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, आपके पास स्पेशलिस्ट पर्सन नहीं है, तो आप इजीली चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक कंपटीशन में टिकने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ऑर्गेनाइजिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंस इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. Organizing encourage creativity in executive. Delegation of authority reduce their workload and they get time to identify new method to perform the work. ठीक, ऑर्गेनाइजिंग एनकरेज क्रिएटिविटी. ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है. ठीक, क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर वर्क प्रॉपरली क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है. आपने हर एक के वर्क को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन. इट इज कॉल्ड डिवीजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आपने हर किसी को उसकी अथॉरिटी क्या कर दी है, डेलीगेट कर दी है, और अथॉरिटी के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने प्रॉपरली डिफाइन की है. इससे क्या होगा, एक पर्सन को पता है कि मुझे क्या काम करना है, तो वो उतने ही काम पर फोकस करेगा, तो वो ज़्यादा क्रिएटिवली उस पर वर्क कर पाएगा और अच्छे रिजल्ट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे पाएगा. तो ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंस यही है कि यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा आपके एम्प्लॉयज़ में. क्यों, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जॉब कर रहे हैं, उनको पता है उनको क्या करना है, उनको कुछ अथॉरिटीज़ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पता है, जिससे वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में भी काम कर सकते हैं. ठीक, तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज, एज अ कंक्लूजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, and organizing is the second role of managerial function. When the organization is well organized, it can be said that it is in the most excellent circumstances. ठीक है, मतलब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्रॉपरली वर्क को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक मैनेजरियल फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग किया हुआ है तो हम किसी भी तरह के एक्सीलेंस सर्कमस्टांसेस में वर्क कर सकते हैं. ठीक, तो ये चैप्टर था हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जिसको आपने अभी पढ़ा. तो इसका आप और डिटेलिंग स्टडी कीजिए और हम जल्दी ही नेक्स्ट अपने चैप्टर में मिलेंगे.